स्टूडेंट्स, आज का अभी का देखिए हमारा जो घटक है वो ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा मतलब जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, जो हम भोजन करने के बाद में जो हमारे शरीर में जो ताकत तैयार होती है उसे वैज्ञानिक भाषा में हम ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ऐसा क्यों होता है। उदाहरण में बताया गया है कि पौधा लगाया हुआ गमला अंधेरे में रखने पर मुरझा जाता है। मतलब पौधा आप लगाए हैं और गमले को अपने अंधेरे में रखा है तो मुरझा जाता है। तो मुरझा जाने का कारण क्या होता है आपको पता है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी पौधा है उसका भोजन सूर्य प्रकाश होता है। अभी जब हम उसको अंधेरे में रखेंगे, सूर्य प्रकाश अगर उसको नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा ना। अर्थात हम बोल सकते हैं उसको ऊर्जा मिली ही नहीं। ऊर्जा ना मिलने के कारण वो लगाया हुआ पौधा क्या हो गया है, मुरझा गया। दूसरा, घर में टेप या टीवी की आवाज़ अत्यधिक बढ़ने पर घर के बर्तन हिलते लगते हैं। कभी देखिए डीजे बजता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, धाड़ धाड़, हमारे दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और घर में बर्तन वगैरह इधर सब आवाज़ें आती है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे ध्वनि ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि वहाँ पे ऊर्जा वो बर्तन में जाने की वजह से वो हिलने लगते हैं। आगे, सूर्य प्रकाश के पकड़े हुए उत्तल लेंस की सहायता से कागज़ पर प्रकाश एकत्र करने पर कागज़ जलता है। तो लेंस द्वारा अपने कागज़ तो जलाया होगा, तो जलाने का मतलब क्या हो गया कि सूरज की ऊर्जा, सौर ऊर्जा वो पेपर में रूपांतरित हो गई, तब पेपर क्या हो गया, जल गया, यानी पेपर में ऊर्जा आ गई। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ये सब जो तीनों यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई है वो ऊर्जा के उदाहरण हैं। बाकी अन्य उदाहरण भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। ये डेफिनेशन को आप टिक करके रखेंगे। क्या बताया गया है, पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता, जो भी पदार्थ होता है तो उसमें जो काम करने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। कार्य और ऊर्जा की देखिए इकाइयाँ समान है। जैसे कि हम एसआई प्रणाली में इकाई जूल बोलते हैं, वैसे सीजीएस प्रणाली में क्या है, अर्घ है। इसे आपको ध्यान में रखना है। ऊर्जा की परिभाषा देखिए क्या है कि पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। और कार्य और ऊर्जा की देखिए इकाइयाँ समान है, यानी कि एसआई प्रणाली में जूल तो सीजीएस प्रणाली में अर्घ होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि देखिए ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो है हमने देखिए पहले सातवीं में तो हम पढ़ चुके हैं। अभी इस प्रकरण में देखिए हम यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार, गतिज और स्थितिज ऊर्जा, मतलब 9th में हम लोग की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ना उसके दो प्रकार, गतिज और स्थितिज, ये दोनों के प्रकार के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला देखिए गतिज ऊर्जा। भी क्या घटित होगा बताइए, क्या होगा। एक गतिशील गेंद स्टंप पर टकराए, अभी हमने बॉल फेंका, स्टंप पे जाके लग गई, तो स्टंप क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि जो गेंद की गति है कहाँ पे आ गई, स्टंप में आ गई ना। और देखिए कैरम के स्ट्राइकर से गोटी को मारा जाए, कैरम तो आप खेले होंगे, तो कैरम की गोटी से जब स्ट्राइकर को मारेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो गोटियाँ होती है वो यहाँ वहाँ हिलने लगती है, उनकी दिशा चेंज हो जाती है। और कंचे खेलते समय देखिए कंचा कंचे पे अगर टकराता है तो वहाँ भी उसमें चेंज होता है। ये भी आपने सीखा है, मतलब ये भी आप खेल चुके हैं, आपको पता है। देखिए उपयुक्त उदाहरणों द्वारा हमें स्पष्ट होता है कि गतिशील पिंड स्थिर पिंड से टकराने पर स्थिर पिंड गतिशील हो जाता है। स्थिर मतलब जो पिंड रुका हुआ है, और जो एक गतिशील है उसमें गति है, तो गति वाला पिंड अगर जो रुका हुआ है उसमें जाके चला जाएगा तो जो स्थिर है यानी कि जो रुका है वो भी क्या हो जाएगा, उसमें भी गति आ जाएगी। यानी कि देखिए क्या होता है कि पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। यानी कि देखिए पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण, गतिशील अवस्था के कारण उसमें क्या हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। तो किसी भी बल द्वारा देखिए किसी पिंड को s दूरी से विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य ही उस पिंडों द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा होती है। मतलब जो आपने वहाँ पे बल लगाया है, बल लगाने से जो वस्तु का विस्थापन हुआ ना, वही उसका क्या है, गतिज ऊर्जा है। यानी कि देखिए उसको गतिज ऊर्जा बराबर कार्य, मतलब जो आपने काम किया है वही आपका क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। क्योंकि गतिशील अवस्था के कारण ही क्या हो जाता है, वहाँ पे वो कार्य वहाँ पे कंप्लीट होता है। तो गतिज ऊर्जा को देखिए इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम K.E बोलते हैं। ठीक है, और कार्य तो आपको पता है कि F गुना S होता है। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, सवाल के लिए आपको बहुत काम आने वाला है।
ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा का एक समीकरण वहाँ पे देखिए बनता है कि माना कि देखिए यम द्रव्यमान का पिंड एक स्थिर अवस्था में है, बल लगाने पे वह गतिशील हुआ और उसका प्रारंभिक वेग देखिए यहाँ पर u बराबर 0। ध्यान में रखना है प्रारंभिक यानी शुरुआत वाला वेग जिसे u कहा जाता है, और उस पिंड पर बल लगाने से देखिए F होता है, उसमें त्वरण a निर्मित हुआ। a मीन्स एक्सेलरेशन जिसको त्वरण बोलते हैं, और उसके समय t के पश्चात यानी समय जो होता है ना उसे हम कहेंगे t, और उसका अंतिम वेग जो होता है v। तो इस समाधि का उसका होने वाला जो विस्थापन होता है यस, यानी अंत में पिंड जो काम करता है वो क्या होता है W बराबर F गुना S। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जो एक काइनेटिक एनर्जी है, ये जो न्यूटन के गति संबंधी देखिए नियम है जो पहले नियम में हमने पढ़े थे, ठीक है, सॉरी पहले पार्ट में पढ़े थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसका एक सूत्र है, ध्यान रखना है आपको। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv का वर्ग, इसको आपको ध्यान में रखना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv का वर्ग, तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। इसी सूत्र के अनुसार हम लोग जो है आगे जाके सवाल हल करने वाले हैं, और जो भी समीकरण है वो मैं आपको बाद में हल करके देने वाला हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये गतिज ऊर्जा है जो अभी हमने पढ़ा है ना, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, उसका जो सूत्र है आप क्या करेंगे, ये वाला याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv का वर्ग, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया गतिज ऊर्जा। अभी इसके बाद में देखिए गतिज ऊर्जा के बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा जैसे हम पढ़ रहे थे, देखिए पहला एक उदाहरण है खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ना, ऊंचाई पर रखने की वजह से पानी नीचे वाले नल में अपने आप आ जाना, और दबाई गई कमांगी मतलब जो स्प्रिंग होता है जब उसको छोड़ा जाता है। देखिए धनुष वाला और 3 जो उदाहरण है वो तो समझ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन दूसरा वाला देखिए, मतलब आप बहुत ऊंचाई पर टंकी रखे हैं और नीचे वाला आपने नल चालू किया जो उससे कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली पानी नीचे आ जाता है। क्यों आया? क्योंकि हमने ऊंचाई पे रखा है ना। ऊंचाई मतलब एक उसकी जो स्थिति है, उस स्थिति के कारण, उसकी स्थिति ऊंचाई पे है, वो ऊंचाई स्थिति पे होने के कारण आपके नीचे वाले नल में पानी ऑटोमेटिकली आ गया है, यानी कि उसमें नल में ऊर्जा आ गई और उस ऊर्जा के माध्यम से पानी भी नीचे चला आ गया, यानी उस स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा आई वही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलेंगे हम PE, ठीक है। देखिए पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा उसमें समाविष्ट होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। उस बात को आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि पदार्थ की देखिए विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो भी ऊर्जा आएगी, देखिए 2 चीज़ें, उसकी स्थिति यानी कि जैसी देखिए यहाँ पे ऊंचाई पर रखा हुआ पानी टंकी में रखा है तो नीचे आया ना, तो स्थिति के कारण उसमें वो नल में ऊर्जा आ गई तो पानी ऑटोमेटिकली नीचे आया ना। या तो देखिए दबाई गई कमानी मतलब जो पेन में होती है, देखो खटके वाली पिन होती है, तो दबाने की वजह से कैसा स्प्रिंग को छोड़ने के बाद उसमें ऊर्जा आ जाती है, ऊपर नीचे होने लगता है, तो उसके स्थान के कारण जो भी ऊर्जा आई वो उसकी क्या हो गई, उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको टिक करके ले लेना है। अब स्थितिज ऊर्जा का समीकरण देखिए वहाँ पे बना, उसका भी सूत्र बनेगा। देखिए यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर ले जाने के लिए mg बल का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में करना पड़ता है। इस समय किया गया कार्य देखिए निम्न प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जो कार्य है, कार्य के साथ साथ देखिए जो बल लगता है, तो बल देखिए हमें क्या है कि वहाँ पे g यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ जो m होता है, m मीन्स जो द्रव्यमान होता है, मतलब जो वस्तु होती है ना, ठोस द्रव गैस जो भी है, और उसके साथ साथ उसका विस्थापन मीन्स हाइट, ऊंचाई पे, ठीक है। तो W बराबर देखिए फिर वहाँ पे क्या हो गया, mgh। तो उसकी ऊंचाई या उसकी स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा आती है, तो ये ऊर्जा का समीकरण, स्थितिज ऊर्जा का समीकरण कैसे बनेगा, W बराबर mgh, ठीक है। सो विस्थापन के कारण देखिए पिंड में जो समाविष्ट ऊर्जा होती है उसको हम P.E बोलेंगे, यानी कि mgh, ठीक है।
तो यहाँ पे जो कार्य हुआ है ना, कार्य के लिए हम W इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है ना, इसके लिए हम उसको P डॉट ई यूज़ करेंगे। P डॉट ई बराबर क्या है, mgh। भले यहाँ पे कार्य है W है, लेकिन W के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो विस्थापन के कारण देखिए स्थितिज ऊर्जा mgh पिंड में समाविष्ट होती है। तो ये वाला दूसरा आपका सूत्र हो गया। अगर स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करना है तो आपको P डॉट ई बराबर mgh इस सूत्र का इस्तेमाल करके आपको ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हल किए गए उदाहरण भी है, लेकिन आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा देखिए ऊर्जा के दो प्रकार, स्थितिज ऊर्जा, और उससे पहले देखिए हमने जो था ये गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब फिर से मैं बता देता हूँ कि पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा का क्या कहा गया था यहाँ पे, कि पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण जो भी उसमें ऊर्जा आती है या तो जो समाविष्ट होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, P डॉट ई बराबर mgh, और जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का सूत्र K डॉट ई बराबर 1/2 mv का वर्ग। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे। एक बात आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ऊर्जा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा हम निर्माण नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए ये तो बताइए, तो ये कुछ काम का नहीं है, उदाहरण दिए गए जो इसके ऊपर कोई सवाल वगैरह कुछ आता नहीं है। देखिए ऊर्जा का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरण किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, दिवाली में पटाखे फोड़ने से उनकी रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतर। यानी कि देखिए दिवाली में जब हम पटाखे फोड़ते हैं, देखिए उसमें बहुत रसायन केमिकल्स होते हैं ना, उससे आवाज़ आती है। फिर इससे आवाज़ मतलब ध्वनि का निर्माण हो गया। फिर जब उसको जलाते हैं तो उजाला भी निर्माण होता है, यानी प्रकाश ऊर्जा, और उसमें जब वो जलता है, जलने लगता है, तो उसमें से ऊष्मा भी आती है। तो ये इसमें देखिए एक दूसरे से वो ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। वैसे ही देखिए ये जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा का देखिए किस में रूपांतरण हो सकता है। विद्युत ऊर्जा का देखिए ताप योग, जो हम उसको ऊष्मा ऊर्जा कहेंगे। विद्युत ऊर्जा का देखिए जैसे इंजन, पंखा चलता है, जनित्र चलता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा देखिए प्रकाशीय सेल या सौर सेल, विद्युत बल्ब, जिसे हम प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। उसी विद्युत ऊर्जा का देखिए प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। और उसी विद्युत ऊर्जा का देखिए वहाँ पे ध्वनिवर्धक और सूक्ष्मवर्धिनी यानी ध्वनि ऊर्जा में। तो देखिए इतने सारे ऊर्जा का देखिए आपस में रूपांतरण हो सकता है, क्योंकि उसमें हम उसको निर्माण नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऊर्जा से ऊर्जा का निर्माण वहाँ पे होता रहता है और ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। ये वही चार्ट में देखिए आपको बताया गया है कि ये ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, अगला देखिए, ये प्रैक्टिकल दिया है, ये तो नहीं करना है हमें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। होता क्या है, देखिए ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित कर सकते हैं, तथापि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है। अक्षय मीन्स जैसे है वैसे ही रहेगी, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली उसका रूपांतरण होते रहता है। तो ध्यान रखना है, नियम क्या बोलता है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित किया जा सकता है। तथापि विश्व की जितनी भी सारी ऊर्जा होती है ना, वो हमेशा अक्षय रहती है, यानी जैसे है वैसे रहती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा की अविनाशिता का नियम कहेंगे। ठीक है, वहाँ पे देखिए एक ऊर्जा वहाँ पे देखिए बताई गई है, जो नट धागा देखिए दिया गया है। यानी कि ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक धागा नट के साथ में, यहाँ पे धागा नट के साथ में। मान लीजिए यहाँ पे इस पहले वाले धागा जो है नट को अगर हम यहाँ पे बल लगा देते हैं, यहाँ पे अगर हम बल लगाएंगे ना, तो ये जब हम उसको बल लगाएंगे, हिलाएंगे, तो आपकी ऊर्जा इसमें चली गई, हिलने लगेगा। तो ये जब हिलने लगेगा तो ये उसको टच होगा, ये टच होगा तो इसको भी वो हिलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा, इसकी ऊर्जा, इसके मतलब क्या होगा, वहाँ पे जो गतिज ऊर्जा का वहाँ पे हस्तांतरण हो रहा है। तो ये स्थिति के कारण, गतिज के कारण जो भी है ऊर्जा वहाँ पे क्या हो रही है, आपस में रूपांतरित हो रही है। ऑटोमेटिकली वहाँ पे निर्माण नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे रूपांतरण हो रहा है, क्योंकि पहले आपने पहले धागे नट को क्या किया, आपने उसको
टकराया, मतलब एक जो है आपने उसको बल लगाया है। तो ये होता है अविनाशिता का नियम। ठीक है, चलिए आगे। अभी स्टूडेंट्स ये तो ऊर्जा रूपांतरण का हो गया है। अभी इसके बाद में जो है, जैसे कि मैं बता रहा था कि वहाँ पे एक गतिज ऊर्जा का जो समीकरण है वहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो उसको जो है हमें पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये जो गतिज ऊर्जा का जो समीकरण है, तो ये देखिए न्यूटन का जो दूसरा नियम है, F बराबर ma, F बराबर ma है। इस प्रकार से देखिए उपयोग करके हम लोग कि जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम के अनुसार जो होता है S बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग होता है। परंतु देखिए प्रारंभिक वेग 0 होने के कारण यहाँ पे देखिए u बराबर हमें 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए s बराबर u के बराबर देखिए यहाँ पे 0 है, 0 प्लस देखिए 1/2 at का वर्ग हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसको गुना करने के साथ साथ 0 हो गया। तो s बराबर देखिए 1/2 at का वर्ग, क्योंकि 0 का वहाँ पे कुछ मान होगा नहीं, बराबर। तो देखिए वहाँ पे फिर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण देखिए 1 है और समीकरण देखिए वहाँ पे 2 है, तो 2 को हमने देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। W बराबर देखिए ma गुना 1/2 at का वर्ग, तो वहाँ पे होगा क्या, W बराबर 1/2 m at का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके साथ में इसको हमने यहाँ पे ले लिया, तो m उसको कॉमन करके हम a को क्या क्या कर दिया, हमने कॉमन कर दिया है ना, at का वर्ग। ठीक है, तो W बराबर 1/2 at का वर्ग हो गया, जो समीकरण 3 है। और न्यूटन का गति का पहला जो नियम है देखिए उसके अनुसार v बराबर u प्लस at, तो v बराबर देखिए u का मान 0 था, तो 0 प्लस at, तो v बराबर देखिए at हो गया है। तो देखिए वहाँ पे उसके हिसाब से वहाँ पे क्या होगा, v का वर्ग बराबर at का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, ये at का वर्ग है उसके हिसाब से, तो v वर्ग बराबर देखिए at का वर्ग बराबर है 4, चौथा समीकरण है। तो w बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 वहाँ पे क्या हो जाएगा, mv का वर्ग। ठीक है, तो ये समीकरण आपको क्या मिलेगा, ये 3 और 4 से आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये जो वहाँ पे देखिए जो w का w है 1/2 का ऐसे जैसे का वैसे रहेगा, और जो mv का वर्ग कहाँ से आया, ये m है, और जो v का वर्ग है। ठीक है, तो ये v का वर्ग यानी कि जो v का मान यहाँ पे आया हुआ था, v का मान देखिए यहाँ पे 80 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर mv का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बस आपको समझ लेना होता है, एग्जाम में तो इतना समीकरण हल करने के लिए आपको नहीं पूछा जाता है। यानी कि एक काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 1/2 mv का वर्ग आया कैसे। ठीक है, ये आपको वहाँ पे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इसलिए उतना टेंशन नहीं लेने का कि आपको पूरा वहाँ पे पूछा जाएगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पे न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग, और फिर उसके बाद में न्यूटन का गति का पहला नियम, तो दोनों नियम को हल करने के बाद में यहाँ पे गतिज ऊर्जा 1/2 mv वर्ग, ये आपको वहाँ पे सूत्र प्राप्त होगा। तो बस वही वहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स।